शब्दावली निकाल लीजिए, देखिए कहाँ से है, अभ्यास सेट 2 में होगा। नहीं लाइक भूल गए तो तुम क्यों नहीं भूले अपने आप को? अच्छा पहला दिन है तुम्हारा, नहीं ये बात याद रखो कि तुम आओ ना आओ शब्दावली जरूर आनी चाहिए। हाँ, तो तुम शब्दावली को लाइब्रेरी में छोड़ के जाते हो? देखो शब्दावली आपकी ऐसे होनी चाहिए कि मोबाइल छूट जाए पर शब्दावली आपके साथ हर जगह होनी चाहिए। ऐसे ऐसे रखनी है शब्दावली, जानते हो ऐसे रखने का मतलब क्या है? आप खाना खा रहे हो, आप वहाँ बैठे हो, खाना खाने बैठते समय मोबाइल चला के रख लेते हो, तो अगर मोबाइल चलाना है तो मोबाइल में भी शब्दावली चलनी चाहिए आपकी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे शब्दावली कराती हूँ वहाँ पर, तो वो भी उसमें ही रख लो। अब जैसे आज एक पुराना स्टूडेंट मेरे पास आया, कह रहा कि मैम मेरे जो इसमें कांस्टेबल में जो गलत हुए थे 37 में से मेरे को 29 क्वेश्चन आए। मैंने कहा गलत किस में हुआ है? मैम गलत शब्दावली में गलत हुआ है। तो भाई शब्दावली का क्या करूँ? मैं शुरू से कहती आई हूँ कि शब्दावली कोई टीचर नहीं करा सकता, शब्दावली आपको खुद ही करनी होगी। मैं बस इतना करा सकती हूँ कि आपको बार बार रिमाइंड करा सकती हूँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो चलो ठीक है, आप घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहेगा, पर आपको करने हैं। देखो अगर पूरे के पूरे नंबर चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को शब्दावली बिल्कुल अपने हाथ ऐसे रखनी है अपने साथ। रास्ते में चलते जाओ, कहीं पे दोस्त बात कर रहा है, और देखो सबसे अच्छा तरीका होता है इनसे करने का, मान लो कोई दोस्त बात कर रहा है, अब दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे रखो, वो बात कर रहा है, हाँ ठीक है, वो बात कर रहा है, तुम यहाँ पढ़ते रहो, फिर वो जो रहा, फिर उसके बाद अच्छा इसका बता प्रियमा जी, फिर अच्छा तुम कुछ कह रहा था, चल बता बता बता, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो अच्छा है कि वो चला जाए, ये इसीलिए है साथ में। तो तो मैंने आपसे यही चीज कहा है कि यहाँ जो आप आए हो ना, यहाँ आपके दोस्त वोस्त नहीं है कोई, सबके सब कॉम्पिटिटर है, ठीक है, सबके सब आपको, और देखो दोस्त ऐसे होते हैं यहाँ पे, मैंने मुखर्जी नगर में देखा, हम लोग भी मुखर्जी नगर में स्टूडेंट बन के रहे हैं, तो उस समय पता है हॉस्टल में, खास करके मुझे लड़कों वाले हॉस्टल की ये बात बताई मेरे एक फ्रेंड ने, कि हॉस्टल में लड़कों का ये इरादा होता है कि इसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं। वो 3 इडियट में था ना, वो चतुर्लिंगम, वही देखा कि परीक्षा से एक रात पहले कैसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता था, तो वैसा वाला ही हिसाब किताब है यहाँ भी दोस्तों का। तो इसलिए कोई दोस्त वोस्त नहीं है, अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। चलो देखो एक चीज और मैं बता देती हूँ, मैं जल्दी ही आप लोगों को, फिर आप कहोगे कि मैम आपने बताया नहीं। ऑफलाइन वाले जो मेरे छात्र हैं, आप मुझे पहले तो ये बताओ, कौन ये चाहता है कि ये जो एसआई वाले आ रहे हैं इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है, 40 में से 40 नंबर चाहिए हिंदी में से, सब चाहते हैं? बाकी जो उठा रहे नहीं चाहते क्या? नहीं चाहते, चलो कोई बात नहीं। तो देखो मैंने ऐसा सोचा है, प्लान किया है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट रखूंगी मैं, वो आपके सोमवार से लेके शनिवार तक में किसी भी दिन हो सकता है, मैं बिना बताए लूंगी। नहीं, वो जो आपके पीछे चैप्टर हो चुके हैं उनमें से होगा, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, 2 4 5 मिनट का होगा। जैसे हमारी क्लास खत्म हो गई, मैं 15 मिनट पहले क्लास खत्म करूंगी, और फिर उसके बाद आप लोगों को सीट मिलेगी, आपको तुरंत की तुरंत यहीं पे हल करना है, और उसमें प्रेशर बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा आपका परीक्षा में होता है। नहीं नहीं, मैं ऐसे बता के रखूंगी नहीं, भाग जाओगे सैटरडे में, मुझे पता है कोई नहीं आने वाला। तो अगर आप, मैंने इसीलिए आप लोगों से ये पूछा है कि आप ये चाहते हो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन दिलाने के लिए मैं यहाँ चीज कह रही हूँ कि हाँ, मैं कभी भी जब आपको ये रहेगा कि मैम कहीं से भी कुछ भी टेस्ट हमसे ले सकती हैं, तो घर जाकर फिर मन भी करेगा पढ़ने का, और तभी आप पढ़ोगे भी। तो मुझे प्रेशर बनाना है आप लोगों के ऊपर कि कैसे पढ़ाई का, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम याद नहीं हो रहा, तो फिर वो खटाखट याद होगा ना, जब आपको ये रहेगा कि बगल वाले के तो 10 में से 10 आए, मेरे तो 4 ही आए हैं, तो जब ये वाली चीज देखेंगे आप, पता चलेगा तो होगा, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया है, तो इस वीक में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन से दिन होगा ये मेरी मर्जी रहेगी, और बाकी आप लोगों को बस तैयार रखना है। जैसे अभी प्रत्यय चल रहा है, तो प्रत्यय के क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, इस जब आज इस वीक में प्रत्यय हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तभी होंगे। तो यानी जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के प्रश्न नहीं होंगे, उससे पीछे वाले। तो अब आपके पास है उपसर्ग, और उससे वर्णमाला से लेकर उपसर्ग तक। चलो फिर भी मैं थोड़ा हिंट आप लोगों को दे देती हूँ, उसमें मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक रखूंगी, वर्णमाला और वर्तनी, ये 2 प्रश्न, 2 से आपके प्रश्न रहेंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो कभी भी हो सकता है, अब ये ध्यान रखिएगा। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, शब्दावली का पहला दिया है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद्य। ये ध नहीं है, क्या है ये? आधा ध और य, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? भेद्य। दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे? दुर्भेद्य। तो देखो भेद्य से पहले दुर लगाए, दुर माने कठिन, ठीक है। तो ये जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जाए। आगे शब्द है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो क्या कहेंगे उसको? देशद्रोही। अगर मान लो ऐसे आ जाए, देश के साथ विश्वासघात करना, तो वो क्या होगा? देशद्रोह, ठीक है। इसलिए व्याख्या को ध्यान रखिएगा, जिसने
किया हो, तो मतलब किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो वही देशद्रोही वाला शब्द आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर कर देता है जब परीक्षा कभी देता है और छात्र उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको क्या कहेंगे, अनुच्चरित, और जिसका उच्चारण किया गया हो उच्चरित, ठीक है। और उच्चरित शब्द में हमने कौन सा उपसर्ग लगाया है, यहाँ पर अन लगाया है, अन माने नहीं होता है, तो इस ऊ ने इस न को क्या किया है, पूरा कर दिया है। तो जब ये शब्द बना है दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम हो जाएंगे, ठीक है। वर्तनी लिखने के लिए आता है अनुच्चरित, ये वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। आश्रय, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को क्या कहते हैं, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव। याद कर लो, अभी ये क्या है, जब हम रस पढ़ेंगे तो रस में हम पढ़ेंगे कि रस में हमारे 4 भाव होते हैं, ठीक है, उसके 4 अंग आते हैं, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये जो अनुभाव होता है, तो ये आश्रय, आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में रस की उत्पत्ति हुई है उसको आश्रय कहते हैं। तो अगर कभी ऐसी पंक्ति लिखी आए तो आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। वह जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, क्या कहते हैं उसे, अध्य प्रसूत, प्रसूत का मतलब होता है जन्म लेना यानी पैदा होना, अध्य माने अभी, इसी वक्त। आगे आता है अगला शब्द, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची। आगे आता है जानने की कोशिश करने वाला, क्या कहलाता है, जिज्ञासु या उत्सुक। अब विकल्प में कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, और अगर दोनों आ गए तो जिज्ञासु ही लगाना है, ठीक है, जानने की कोशिश करने वाला। हाथ में कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। आगे शब्द आता है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहेंगे, अवर्णीय, ठीक है। दूसरा, जिसे वाणी व्यक्त कर सके तो वर्णीय, दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। आगे आता है, जो वचन द्वारा न कहा जा सके तो क्या कहेंगे, निर्वचनीय या अनिर्वचनीय, दोनों शब्द आ जाएंगे। और जो वचन द्वारा कहा जा सके तो उसको क्या कहेंगे, वचनीय। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो वाणी द्वारा कहना और वचन द्वारा कहना, इनमें क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, बस आपको शब्दों पे ध्यान देना है जब भी आएंगे, ठीक है, दोनों उन्हीं रखा है। अगर वाणी लिखा होगा तो वर्णीय अवर्णीय वाला रखना है, और अगर वचन लिखा होगा तो वचनीय निर्वचनीय वाला रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आता है, जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो उसको क्या कहेंगे, वर्णातीत। अब ध्यान रखिएगा, ये जो तीत वाला शब्द जिसमें भी लगा होगा उसमें व्याख्या में होगा से परे। जो भी चीज किसी में, जैसे मान लो कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत, इस तरह से आ जाएगा। तो जो बात वर्णन से परे हो तो वर्णातीत, ठीक है। तो ऐसा जब भी लगा होगा, जो परे वाली बात होगी उसमें तीत लगा होगा, ये बहुत आता है परीक्षा में आपका ऐसे करके। वह बात जो कही न जा सके या जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। दूसरा, वह बात जो कही जा सके तो क्या कहते हैं उसे, कथनीय, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। वह बात जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके तो क्या कहते हैं उसको, अव्यक्त। बस बात है कहा और व्यक्त, व्यक्त वाला, ठीक है, इनमें अंतर है। कहने वाली बात आए तो कथनीय हो जाएगा, और व्यक्त की बात आए तो अव्यक्त और व्यक्त आ जाएगा, ये ध्यान रखना। या वह बात जो शब्दों द्वारा व्यक्त की जा सके तो व्यक्त, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। जो उसमें व्यक्त शब्द लगाई है तो उसे तो पूछते नहीं है, अव्यक्त को ही पूछते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है, सवेरे से दोपहर तक का समय क्या कहलाएगा, पूर्वाहन कहलाएगा, ठीक है। दोपहर का समय क्या कहलाएगा, मध्याह्न कहलाएगा, ठीक है। और दोपहर के बाद का समय, मतलब इसे ऐसे कह सकते हो कि शाम से पहले और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाएगा, अपराह्न कहलाएगा। और सूर्यास्त का समय, जो शाम का समय है, वो क्या कहलाता है, गोधूली कहलाता है। यानी जिस समय सूरज ढल रहा होता है उसको बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अमूल्य कहेंगे, ठीक है। जिसकी बहुत अधिक कीमत हो उसे बहुमूल्य कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि इस कीमत के स्थान पर मूल्य भी आ सकता है। जिसका कोई मूल्य ना हो क्या कहलाएगा, अमूल्य, या जिसका बहुत अधिक मूल्य हो तो बहुमूल्य। और फिर मूल्यवान वस्तु या अथवा महत्वपूर्ण वस्तु, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमती, या मूल्यवान ही कह देते हैं। मूल्यवान अपने आप में एक शब्द ही आ जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, जो न कहने योग्य बात है उसको क्या कहेंगे, अकथ्य। अब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आया था तब, कथनीय और अकथनीय, और फिर अकथ्य और कथ्य। तो जो कहने योग्य बात तो उसको कहेंगे कथ्य, और जो बात कही जा सके उसको कहेंगे कथनीय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहने योग्य यहाँ तक आ जाए तो कथ्य कहेंगे, और जो कहने योग्य नहीं है तो वो अकथ्य आ जाएगा, और नहीं कही जा सकने वाली बात तो उसे अकथनीय कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये व्याख्या में अंतर करना है, ये आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट परीक्षा के लिए। आगे दिया है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला
अंतेवाशी कहलाता है। ये लगभग हर बार ही पूछा जाता है ये पॉइंट, तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो बहुत बार रिपीट रहता है। ठीक है, चलो इनको ऐसे ही याद करते रहना सारे शब्दों को। हाँ जी, नहीं बेटा, जो विलोम है वो बताए गए हैं इसमें, विलोम में भी पूछे जाते हैं ये याद रखना है, ये होते नहीं है एक दूसरे के। आप लोगों को याद करने का स्मार्ट तरीका दिया है मैंने, और कुछ नहीं है। इससे पहले आप लोग कैसे पढ़ते थे, आ से लेके और ह तक, आप उसी क्रम में, जो आपका वर्णमाला क्रम है ना, उस क्रम में आपको दिया जाता था। अब उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो कि आपका आ गया जैसे अभेद है, ठीक है, भेद है और दुर्भेद है। अब ये अभेद्य पढ़ा आपने अ वाली लाइन में, भेद्य पढ़ा आपने भ वाली लाइन में, और दुर्भेद्य पढ़ा आपने द वाली लाइन में। अब ये तीनों आपके अलग अलग हो गए। अब कई बार ऐसा होता है कि जब अलग अलग आपने इनको पढ़ा होता है तो आपके दिमाग से निकल जाता है कि जिसे भेदा ना जा सके उसको अभेद कहेंगे या दुर्भेद कहेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, तीनों को एक साथ एक जगह रख दिया है, जिससे कि आपको अंतर स्पष्ट हो जाए और याद हो जाए। फिर वहीं पे आपके विलोम में भी प्रयोग होता है। ये जब आता है आपसे विलोम पूछा जाता है तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि भाई कैसे इसका मतलब विलोम क्या है, तो वहां भी आपको ये शब्द दो जगह नहीं पढ़ने होते, एक ही जगह आप पढ़ लेते हैं। फिर जब आप विलोम कैसे पढ़ोगे, वहां पे आपके सामने ये भेदे का विलोम बताओ तो आपको पहले से ही याद है कि अभेद्य है। बस इतना अंतर किया है और कुछ नहीं है इसमें। जो काम आप लोगों को घर बैठ के करना चाहिए वो काम मैंने आपको करके दिया है। मतलब ये कि सूजी का हलवा बना के परोस के में रख के देते हैं, चम्मच निकाल के खाना है, ठीक है, इतना काम है। और अगर इतना नहीं हो, छात्र तो ऐसे हो जाते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसे भी पॉइंट है कि चम्मच से लेके हलवा में मुंह खोलो और खाओ, अब क्या करना है, चबाना है। कुछ कहता है मैडम हमसे चबा कर निगला भी नहीं जा रहा, तो उसमें मैडम क्या करेगी, है ना, ये वाली चीजें हो जाती है। खैर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज प्रत्येक की क्लास है और हमारे कुछ छात्र जो है नहीं आए इस क्लास में, तो पहले दिन की क्लास जो मिस कर देते हैं ना, तो आज जिन लोगों ने क्लास मिस कर दी तो मैं ये कहूंगी कि आगे की जो 2 दिन की क्लास है मेरी तरफ से छुट्टी, जाओ कल्याण हो तुम्हारा। अब ये ध्यान रखना, जो नहीं आया कल आने का कोई मतलब नहीं बनता फिर, क्योंकि पहले दिन में बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें समझाती हूँ, नहीं समझ में आएगा तो अंत तक नहीं समझ में आता। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द निर्माण की हमारी कौन सी विधि है, बताओ कौन सी, शब्द निर्माण की कौन सी विधि है, अरे चौथी। पहली पढ़ी संधि, दूसरी पढ़ी समास, तीसरी पढ़ी उपसर्ग, और आज हम चौथी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शब्द निर्माण की चौथी विधि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ हमको किन बातों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ देखेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग क्या था, अपने आप में एक उपसर्ग एक शब्दांश था। याद करो वो पहले दिन की क्लास उपसर्ग की, जब मैंने आपको शब्दांश के बारे में समझाया था। शब्दांश क्या है, शब्द का अंश, और शब्दांश जो शब्द है ये किससे बना है, शब्द प्लस अंश से बना है, यानी शब्द का हिस्सा। और शब्द का हिस्से का मतलब क्या हो गया कि इसका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता, तो इसका प्रयोग आपको कहाँ मिलेगा, शब्द के साथ ही मिलेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रत्यय है वह भी क्या है, एक शब्दांश है। तो अगर उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, यानी ये किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाता है और नया शब्द बनाता है। लेकिन प्रत्यय जो है वो कौन सा शब्दांश है, जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो हमने जब उपसर्ग सीखा था तो हमने ये वाली बात यहाँ पे समझ ली थी कि हम पहले जोड़ रहे थे उसको, पहले ही खोज रहे थे उपसर्ग को। अब जो हम यहाँ पे प्रत्यय पढ़ने वाले हैं तो हम प्रत्यय को कहाँ खोजेंगे, शब्द के अंत में खोजेंगे। ठीक है, अब वो बात याद करो जो हमने संधि समास उपसर्ग तीनों में पढ़ी है, कि जो मूल शब्द है उसमें या जो भी शब्द आया है उसका अर्थ नए शब्द में निहित होगा। तो ये बात हमारी प्रत्यय पर भी लागू होगी कि जो हमारा मूल शब्द है उसमें या कोई जो यौगिक शब्द है उसका जो अर्थ है वो प्रत्यय से बनने वाले शब्द में भी निहित होगा। बस अंतर क्या है कि प्रत्यय किसी संज्ञा से विशेषण बना देगा, किसी विशेषण से संज्ञा बना देगा, या किसी संज्ञा से क्रिया बना देगा, क्रिया से विशेषण बना देगा। तो इतना भाव में अंतर आएगा। या ऐसा कर सकता है कि किसी शब्द का लिंग परिवर्तन कर देगा या किसी शब्द का वचन परिवर्तन कर देगा। तो प्रत्यय इस तरह से थोड़ा अंतर करते हैं। तो लेकिन जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का अर्थ उसमें निहित रहता है। ठीक है, आपने अभी तक जितनी भी मतलब किताबों में अगर पढ़ा हो या उससे पहले क्लास ली हो या कहीं आपकी सारी क्लास लेंगे या किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, और आपको ये बता दिया जाता है। और आप फिर उनको जब बनाने लगते हैं तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी शब्द में प्रत्यय को पहचाने कैसे, इसकी समस्या आपको बनी रहती है। तो मैं आपको प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रत्यय लगाना सिखाऊंगी कि किसी भी शब्द में प्रत्यय कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे प्रत्यय के बारे में।
अब आप लोगों को अपने साथ रफ कॉपी रखनी है, ठीक है। आज मैं करूंगी अभ्यास, तो अभ्यास में आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी, तो रफ कॉपी आप लोगों को लिखनी है, इस पे लिखना है। जो भी काम करेंगे हम संधि की तरह यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे प्रत्यय की परिभाषा क्या आ रही है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ यहाँ हो जाता है साथ में, पीछे, तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो जो साथ में किसी शब्द के पीछे चलने वाला है वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर देता है वह प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ आपको इस परिभाषा में सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपके दिमाग में यहाँ पे डाउट हुआ कि धातु किसे कहते हैं। तो कितने छात्र हैं जो नहीं जानते कि धातु किसे कहते हैं? नहीं जानते? चलो देखो, अभी जान जाओगे आप। ये बताइए मुझे, ये पढ़ना या लिखना ये क्या है, क्या कहते हो आप इसको? क्रिया कहते हो, ठीक है। तो अब इस क्रिया में अगर मैं यहाँ से ये ना हटा दूं और ये पढ़ना में से ना हटा दूं, अब जो आपके पास बच गया इसको धातु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? धातु। तो क्रिया में जब किसी भी क्रिया में ना जो लगा होता है उसे जब हम हटा देते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम धातु कहते हैं, ठीक है। या ये जो शेष बचा है इसे आप मूल क्रिया या धातु कहते हैं। तो ये याद रखिए, जैसे मान लो हम पढ़ना, लिखना, जाना, दौड़ना, खेलना, कूदना जो हम बोलते हैं, तो इसमें पढ़, लिख, खेल, कूद, दौड़, आ, जा, ये जो हमारा बचा है ये क्या है, हमारा धातु कहलाता है या मूल क्रिया कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो देखो कितना आसान है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो आप समझ में आई हमें बात? ये क्या कह रहा है, फिर से समझो। कह रहा है वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि संज्ञा और विशेषण ये सारी चीज भी, और साथ ही साथ क्रिया के अंदर भी हमारा ये जुड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ जुड़कर क्या करता है, या तो उसके शब्द में परिवर्तन करेगा, अर्थ में परिवर्तन करेगा, या उसके लिंग में या उसके वचन में परिवर्तन करेगा, तो वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते और ना ही प्रत्ययों का कोई विशेष अर्थ होता है, ठीक है। अपना कोई विशेष अर्थ इनका नहीं होता। उपसर्ग में तो फिर भी भाव था हमारा, लेकिन प्रत्ययों में नहीं होता। अब यहाँ ध्यान देना, कह रहा है कि कोई विशेष अर्थ होता है, ठीक है। तो कोई विशेष का मतलब है कि यदा कदा एकाध जो आपका प्रत्यय है उसका भाव जरूर आप पकड़ सकते हैं कि ये वाला प्रत्यय जब हम कहीं कभी लगाते हैं तो ये हमेशा पुल्लिंग शब्द बनाता है, या ये वाला प्रत्यय जब बनाते हैं तो ये हमेशा संतान को दर्शाता है, या ये वाला हम जब बनाते हैं तो हमेशा पुरुष बना रहा है, या ये वाला लगा रहे हैं तो हमेशा स्त्रीलिंग बना रहा है। ऐसा जरूर आपको यदा कदा देखने को मिल सकता है, लेकिन वो अपना कोई अर्थ नहीं लेकर चलता, ठीक है। अब चलो ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। बॉक्स में डाल दीजिए इसको। परीक्षा में आपका ऐसा आ जाता है पॉइंट कि निम्न में से वाक्य बताइए कौन सा अशुद्ध है या शुद्ध है, ऐसे करके, और आपसे पूछ सकता है कि शब्दों का विस्तार निम्न में से किससे होता है, या ऐसे ही पंक्ति लिख दी कि प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है, ये सही वाक्य है कि गलत वाक्य है। तो आपको ये पता याद रखना है इसको, ठीक है, कि प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। अब ये बात याद कैसे रहेगी, तो ये जानने की कैसे विस्तार होता है, कैसे हम किसी भी मूल शब्द में, अब वो मूल शब्द क्या हो सकता है, कोई धातु यानी क्रिया, कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम अथवा कोई विशेषण अगर हो, तो हम उसमें प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बना देते हैं। तो जैसे हम नया नया शब्द बना रहे हैं सारे में, तो यही क्या कर रहा है, शब्दों का विस्तार कर रहा है। तो फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी, तो मैम शब्दों का विस्तार तो सभी समास उपसर्ग सभी कर देते हैं, तो ध्यान रखिए। तो फिर हम क्या उनके लिए नहीं बोल सकते? तो हम उनके लिए दरअसल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो एक ही शब्द के साथ ना एक ही तरह की संधि करेंगे, या एक शब्द के साथ एक तरह का समास हो गया तो एक प्रकार के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यय जो है बाकी तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा विस्तार करते हैं। कि अगर एक शब्द हमने मान लो यहाँ पर पढ़ शब्द अगर रख लिया, यहाँ पढ़ धातु है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के हम प्रत्यय लगाकर पढ़ना, पढ़वाना, पढ़वाया, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, ये इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बनाते जा रहे हैं। तो यानी बहुत ज्यादा मात्रा में शब्द बनाते हैं, इसलिए हम प्रत्ययों के लिए कहते हैं कि प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। अब परीक्षा में ये प्रश्न दिया जाता है कि शब्दों का विस्तार निम्न में से किससे होता है, चारों विकल्प में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय दिया रहेगा, तो उत्तर क्या लगाना है, प्रत्यय, ठीक है। ये ध्यान रखना है, परीक्षा में आया हुआ है इसलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे चलो अब उदाहरण लिख लो किस तरह से हमारे शब्द जो है वो नहीं बनाते हैं। तो जैसे मान लो हम पहला शब्द लेंगे, यहाँ पर पढ़ शब्द है, पढ़ क्या है, एक धातु है, ब्रैकेट में लिख लेना। इसमें हमने आकू शब्द बनाया, आकू जोड़ा, शब्द क्या बनेगा हमारा, पढ़ाकू बन गया। तो एक नया शब्द बन गया, और भी बहुत सारे ता जोड़े। अरे मेरे दिमाग में दूसरा शब्द भी चल रहा है साथ ही साथ आंकड़े, ठीक है। ठीक है,
हमने बनाया। नमक, यह शब्द हमारा क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ दें ई, तो शब्द हमारा क्या बन रहा है, नमकीन। और अर्थ को भी पहचानने की कोशिश करना अभी, है ना। शब्द जैसे मान लो शब्द है हमारा अपना, ये क्या है, एक सर्वनाम है, इसमें हमने जोड़ा पन, और यह शब्द क्या बन गया हमारा, अपनापन। जैसे मान लीजिए शब्द है हमारा मोटा, ये क्या है, एक विशेषण है, तो हमने इसमें जोड़ा पा, तो शब्द हमारा क्या बन गया, मोटापा। देखो पढ़ शब्द से हमने आकू जोड़ा इसमें, तो पढ़ाकू शब्द बना, तो पढ़ने का जो अर्थ होता है पढ़ने वाला हो गया, तो इसमें पढ़ शब्द का अर्थ है। नमक में ईन जोड़कर नमकीन बनाया, तो नमकीन में नमक होगा ही शब्द, ठीक है। अपना से पन जोड़कर अपनापन बनाया, तो अपना शब्द का अर्थ उसमें है। और मोटा शब्द में हमने पा जोड़कर मोटापा बनाया, तो यानी मोटे का भाव इसमें है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपके नए शब्द बनकर आए हैं, इनमें आपका जो मूल शब्द है उसका अर्थ इनमें निहित है। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे किससे बने हैं, ये प्रत्यय विधि से बने हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा इससे। जैसे 4 शब्द ये दिए हुए हैं, तो आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पहले तो ये एक प्रश्न आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मोटापा में तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अपनापन में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ाकू और नमकीन शब्द में आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे अभी आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाना है कि इसका मतलब हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्ट दिखाई देगा, और कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई तरकीब निकालनी होगी कि अब इसमें क्या है। अब यहाँ आपको सोचना है कि विकल्प में आपको क्या मिलेगा, ईन भी मिल सकता है, कीन भी मिल सकता है, और न भी मिल सकता है। तो आपको कैसे पहचानना है कि इसमें जो हमारा शब्द है वो क्या है और प्रत्यय क्या है। फिर जैसे शब्द है आपका पढ़ाकू दिया है, तो इसमें केवल ऊ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, आकू भी हो सकता है, ठीक है। और शब्द आते हैं, तो आपको ये पता करना होगा कि कैसे हम निकालेंगे इसका सही प्रत्यय बाहर, कि इसमें ये वाला है। बहुत अभी तो ये बिल्कुल सरल सा है, कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जिसमें आपको दोनों तीनों चारों एक जैसे सही लगेंगे। मिटा दूं इसको। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द आ गया आपका कथनीय, ठीक है। अब कथनीय शब्द में आपको विकल्प में दे देगा अनीय, ठीक है। एक दे देगा आपको नीय, एक दे देगा आपको ईय, और प्रत्यय, तीनों ही होते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे निकालें, इसमें अनीय होगा, नीय होगा, या ईय होगा। और शब्द कथनीय दिया, कौन सा वाला होगा, बताइए आप सभी लोग, बताइए छात्र, बताओ कौन सा, पहला। और ये हमेशा याद रखना, गलती मत करना। धातु जब भी आएगा, धातु के साथ हमेशा अनीय प्रत्यय लगता है। अब चाहे वहाँ कथ हो, दर्शनीय हो, या पठनीय हो, पठ लगा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये धातु है। आगे ये विशेष में लिखवाऊंगे, आता है अलग से लिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यानी गलती हुई आपसे, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तो यही हम यहाँ पर समझेंगे इसको कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो, तो अब ये पॉइंट तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर प्रत्यय लगाना सीखना है। अब हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले कि प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं। तो आप लोगों ने जब संधि पढ़ी थी, तो संधि में बहुत सारे आपके क्या थे, नियम दिए हुए थे, ठीक है। जब आप लोगों ने समास पढ़ा, तो समास में समास की परिभाषाओं के आधार पर आपके 6 नियम हो गए थे एक तरह से। जब आपने उपसर्ग पढ़ा, तो उपसर्ग में कोई नियम नहीं था आपका। तो जो ये प्रत्यय है, इस प्रत्यय में भी आपके कुछ नियम है। नींद आ रही है तो पीछे खड़े हो जाओ, नहीं आएगी नींद, है ना। आ रही है, सोए नहीं हो क्या, रात को कितने बजे सोते हो, 4 बजे, और सुबह के 4 बजे सोते हो, उठते कितने बजे हो फिर। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, अगर रात को 10 बजे सोकर और सुबह में मतलब 2 दिन मतलब रात के ही 2 बजे या 3 बजे उठ जाओ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर दिन में कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो रियल में सोने का टाइम है, आप उसको तो जगने में बिता देते हो, तो वो पूरे दिन भर आपका खराब करेगा। ये याद करो, जो आपके पेरेंट्स कहते थे ना, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और जो बच्चे कहते हैं ना ये वाला कि अरे क्या होता है, उठा नहीं जाता है। आज मैं जिस उम्र में पहुंच चुकी हूँ, इस उम्र में समझ में यहाँ आने के बाद मेरे साथ भी यही होता है। मैं जब काम करती हूँ, मैं यहाँ से जाने के बाद 8:30-9 बजे के आसपास मैं बिस्तर पे चली जाती हूँ, और मैं सो ही जाती हूँ, और मेरी आंख 2 बजे खुलती है, और जब 2 बजे खुलती है तो उसके बाद मैं उठ के बैठ जाती हूँ, तो मैं अपना काम करती हूँ, और ज़्यादा रिलैक्स में महसूस करती हूँ। पर अगर यही है कि उस 2 बजे को अगर ये मिस कर दिया ना कि चलो कोई नहीं 5 बजे उठती हूँ,
तो फिर नहीं उठ पाऊंगी, फिर 8 बजेंगे सीधे। तो और फिर पूरे दिन भर आराम से रह पाते हैं। तो ये होता है कि हमारे छात्र ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, सुबह के टाइम में हम रात भर पढ़ लेते हैं और फिर सुबह में, तो फिर पूरा दिन खराब होता है आपका। और फिर जैसे अभी माहौल थोड़ा सा रिलैक्स, हवा ठंडी सी और नॉर्मल, और उसमें भी फिर निधि मैम पढ़ा रही हैं और वो भी हिंदी पढ़ा रही हैं, तो फिर तो नींद आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दो। तो अब मुझे, अब उड़ गई नींद, चलो अब ध्यान में वापस आ जाओ। तो यहाँ पे ना हम प्रत्यय लगाना सीखेंगे। रिलैक्स आप लोगों को चीज़ों को सीखना है। ऐसा लग सकता है आपको, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो स्पष्ट बोलना कि मैम दोबारा बता दो, ठीक है। पर अगर ये क्लास 3 क्लास निकल के और बाद में आपने मेरे से कहा ना कि मैम प्रत्यय समझ नहीं आया, तो फिर पहले मारूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अभी अगर ना समझ में आए तो यही पूछ लेना कि मैम वापस से बताओ। चलो, हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्यय लगाने का नियम क्या होगा। तो सबसे पहला दिया है कोई परिवर्तन नहीं, कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं। बहुत कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे हैं जो बिना किसी परिवर्तन के लगते हैं। तो पॉइंट कह रहा है पहला कि कुछ प्रत्यय धातु, धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप, के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। इन्हें हम क्रिया प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रत्यय मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं करते, ये मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास धातु है, मैं आप लोगों को नीचे लिखना है पर मैं ऊपर लिख देती हूँ, है ना पवन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि पीछे तक दिख जाए आपको। जैसे मान लो खा धातु है, इस खा धातु के साथ हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द हमारा क्या बन गया, खाना, ठीक है। उसी तरह से पढ़ धातु है, इसमें हमने ना जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़ना, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए जा धातु है, इसके साथ अगर हम ता जोड़ देते हैं तो क्या बन गया, जाता, ठीक है। जैसे मान लो आ धातु है, इसके साथ हम ता जोड़े या ना जोड़े तो क्या शब्द बन जाएगा हमारा, आता या आना, ठीक है। तो धातु में हम यहाँ पर प्रत्यय जोड़ रहे हैं और ये हमारे क्या हो रहे हैं, जस के तस ऐसे ही जुड़ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। उतार लो इसको। हाँ अभी नहीं, पहले मतलब ये मैंने आपको कहा था प्रत्यय में याद दिला देना कल की क्लास में ना, आज कल की क्लास नहीं बल्कि आप तीसरी क्लास में बताना, ठीक है। तीसरी क्लास में या तो मुझे याद ही रहेगा, मेरे ख्याल से शायद मुझे याद आ ही जाएगा, आगे मैंने नोट किया ही हुआ है। मैं नोट कर लेती हूँ जिस पॉइंट पे मुझे ये बताना है, ठीक है। तीसरी क्लास में ये समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो जितनी भी हमारी क्रियाएं बनेंगी वो किससे बनेंगी, हमारे इन मतलब उसमें जो हमारा प्रत्यय रहेगा वो जस का तस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रत्यय हमारे आ जाते हैं वो हम यहाँ देख लेंगे। प्रत्यय दिया है हमारा ना, नी, ने, तो इनसे बन जाता है जैसे खाना, करनी या जाने आदि। इसी तरह से प्रत्यय आ जाता है या, ये हमारा भूतकाल को दर्शाता है, ठीक है। तो जैसे खाया, खाई, खाए या गाया, गाई, गाए। उसी तरह से ता, ती, ते ये आ जाते हैं, तो लिखता, पढ़ती, जाते, ठीक है। अलग अलग बना दिया मैंने, एक अलग अलग क्रिया के साथ रखा है, तो इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हमारे वो प्रत्यय हैं जो क्रिया प्रत्यय भी कहलाते हैं। अब यहाँ से अपनी परीक्षा के लिए प्रश्न को समझ लेना, अगर कभी ऐसा आ जाए कि निम्न में से क्रिया प्रत्यय कौन सा है, तो आपको विकल्प में ये भी देखने को मिलेंगे, तो इससे आप पहचान सकते हो। और दूसरा क्रिया प्रत्यय के बारे में और दूसरा तरीका भी आता है, तो उसे आगे भी पढ़ेंगे, और भी आते हैं। तो ताती, ते, या, ये और नानी, ने जो कि जस के तस जुड़ते हैं। इसके बाद नहीं, जो यहाँ पे ध्यान देना, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में, अभी तुम लेट हो गए ना तो मैंने तब समझाया था। जो हमारी क्रिया, ये है हमारी क्रिया, ठीक है, और ये है हमारा क्रिया का मूल रूप जिसे हम धातु भी कहते हैं। तो जैसे मान लो शब्द हो गया आपका पढ़ना, तो ये क्रिया है, लेकिन इस पढ़ना में से अगर ये ना हटा दें तो पढ़ जो है ये है आपकी धातु जिसे क्रिया का मूल रूप कहते हैं। तो ये सारी क्रियाओं के साथ है। और याद रखिएगा आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने अक्सर ना मूल रूप दिए हैं जो शब्दों के साथ है, तो वो आपको ना ब्रैकेट में मिलेंगे। जैसे ये आ गए, ये इनका धातु रूप है दिया हुआ है यहाँ पे, जो इनका शब्द है, चाहे यहाँ पे मूल शब्द कहें या मूल रूप कहें, जो भी कहें, ठीक है। तो इनके साथ ही ये प्रत्यय जुड़ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कुछ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के तुरंत बाद जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। ये प्रत्यय भी मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं करते, यहाँ भी ये मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों जुड़ते हैं। इससे पहले हमने जो देखा वो किसमें देखा था, धातु में, और अब हम देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। तो हमको कुल मिला के ना 4 प्रकार के शब्दों पर फोकस करना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यानी धातु।
तो हम इनको थोड़ा अलग-अलग लेके चलते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन आगे चलता रहता है, तो इसलिए मैंने 2 लिखे। हम चाहते तो एक बार में भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों को अलग-अलग लिखा है क्योंकि आगे हम प्रत्ययों को 2 प्रकार में बाँटते हैं, क्रिया प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है? कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय जब कहते हैं तो ताकि आपको ना पहले से ही क्लियर रहे, इसलिए हमने 2 बार में लिया है। तो कुछ हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाले शब्द हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए जैसे पहला शब्द है हमारे पास गुरु। क्या है ये? संज्ञा है, ठीक है? और इसमें हमने जोड़ा त्व, तो शब्द क्या बन गया? गुरुत्व, ठीक है? इसी तरह से जैसे मान लो शब्द है हमारा स्वर्ण, धातु, धातु का नाम है, संज्ञा है, ठीक है? तो इसमें हमने जोड़ दिया कार, तो शब्द हमको क्या बनेगा हमारा? स्वर्णकार। तो दिख रहा है स्पष्ट? शब्द है जैसे मोटा, जो अभी हमने लिखा था, इस मोटा में हमने क्या जोड़ा था? पा, तो शब्द हमारा क्या बना था? मोटापा। ये आपने नोट्स में जो नोट्स दिया है ना अभी, तो रफ कॉपी साथ में रखनी है, जब मैं बोलूंगी तब। अभी नोट्स पूरा करते रहिए, जब नोट्स पूरा कर रहे हैं अभ्यास करेंगे रफ कॉपी पर, तो ठीक है? नहीं, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो प्रत्यय की कर रहे हैं, यहाँ शब्द बदल सकते हैं। जैसे गुरु की जगह राम आ जाएगा तो रामत्व रहेगा, गुरु की जगह शिव आ जाएगा तो शिवत्व रहेगा। मतलब ये है कि ये मूल शब्द में ना कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, ठीक है? जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे मात्र लिख दिया तो मातृत्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रत्यय है यानी त्व, कार और पा, ये ऐसे प्रत्यय हैं जो मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, यहाँ तक कि अंतिम वर्ण को भी नहीं हटा रहे हैं, तो ऐसे ही जुड़ रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे ग्रंथ लिख लोगे तो ग्रंथकार हो जाएगा, तो स्वर्ण की जगह अगर करें तो वो जस का तस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर जैसे बूढ़ा अगर लिख दो तो बुढ़ापा हो जाता है, ठीक है? ऐसे आ जाता है शब्द हमारा। तो बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे हैं, मतलब प्रत्यय, सॉरी शब्द नहीं, प्रत्यय जो परिवर्तन नहीं कर रहे। अब इनकी लिस्ट के लिए आप ये कहोगे कि मैम इनकी लिस्ट क्या मिलेगी, तो जितनी लिस्ट है वो मैंने आपको बना के दे रखी है, इसके अलावा यदा कदा आपको मिल सकता है। पर अब जब आप ये सीख जाएंगे ना, तो वो जो यदा कदा इधर उधर पड़ा हुआ जो मिलेगा ना, आप उसमें भी पहचान लोगे कि ये परिवर्तन करने वाला है या परिवर्तन नहीं करने वाला है, तो आप बने हुए शब्द के आधार पर उसको पहचान लोगे। तो जैसे देखो उदाहरण दिए हुए हैं आपके यहाँ पर नीचे। अब आपको इनमें क्या करना है, ये है आपका अभ्यास जो करना है आपको। और अभ्यास, ये तो उदाहरण था, उतार लिया आपने। अब इसमें आपको अभ्यास करना है, जैसे मान लो ये आपका त्व प्रत्यय दिया है, तो इस त्व प्रत्यय में देखिए कि गुरु में जोड़ा तो गुरुत्व हो गया, शिव में जोड़ा शिवत्व हो गया, राम में जोड़ा रामत्व, कृष्ण में कृष्णत्व, मातृत्व, स्त्रीत्व। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे शब्द है ये आपका स्त्री और इसमें स्त्रीत्व कर दिया, तो इसके लिए एक पॉइंट याद रख लो आप कि अगर शब्द के अंत में जैसे ये शब्द है हमारा ई आ जाता है, वैसे ये इसी के लिए, स्त्री के लिए ही याद रखना है। इसमें छोटी बड़ी ई आ रही है ना, तो हम जब इसको बोलते हैं तो छोटी ई का प्रयोग कर देते हैं, यानी यहाँ से लगा के ना इसको ऐसे बना दिया है। सब जगह नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे सती है तो ये सतीत्व ही सही रहता है, तो ये एक शब्द में है, इसको आप बॉक्स में डाल सकते हो, ये वाला पॉइंट। ये जो मीनिंग आ रहा है उसके गुण से आ रहा है, जैसे शिवत्व का मतलब शिव के गुण, रामत्व का मतलब राम के गुण, ठीक है? स्त्रीत्व का मतलब स्त्री के गुण, ठीक है? ऐसे ही पुरुषत्व का मतलब पुरुष के गुण। तो जितने भी यहाँ पे है ना ये सारे, तो ये सब के सब जो है के गुण जिस शब्द के साथ लग रहा है, तो जो त्वय है वो के गुण का अर्थ यहाँ पे प्रकट कर रहा है, तो यहाँ बन रहा है। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी शब्द बन रहे हैं ये सबके सब आपके जाति सॉरी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? क्या है ये? सबके सब भाववाचक। अब यहाँ से क्योंकि अभी हमने संज्ञा नहीं पढ़ी है, तो अभी अपने दिमाग में इस पॉइंट को बना के रखना, क्योंकि आगे आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर शिव जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, तो व्यक्तिवाचक में हम त्वय लगाकर इसको क्या बना रहे हैं, व्यक्तिवाचक से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो आपकी परीक्षा में जो संज्ञा से प्रश्न आते हैं ना वो ऐसे आते हैं। मान लो आपसे ऐसे ही प्रश्न कर देगा कि शिवत्व शब्द में बना भाववाचक शब्द निम्न में से किस संज्ञा से बना है। अब ये बना है किससे, वो वहां दे देगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक और किससे। तो अब आपको ये कैसे करना होगा हल कि शिवत्व बना है शिव से, और शिव कौन सी संज्ञा है यहाँ, व्यक्तिवाचक, तो यानी उत्तर क्या आएगा, व्यक्तिवाचक।
ऐसे ही शब्द आया था, मातृत्व शब्द दे रखा था। इसमें बड़ा मेरे पास बहुत डाउट आता है, जो दिया हुआ है आपका मॉक टेस्ट जो डले हुए हैं उसमें हमेशा रिपोर्ट करते हैं, गलत आ गया। उसमें ऐसे दिया हुआ है मातृत्व शब्द जो कि जातिवाचक है, मातृत्व जातिवाचक शब्द किस संज्ञा से बना है? तो विकल्प आता है जातिवाचक, ठीक है। तो अब ये भाववाचक होता है, उसमें पहले ही नंबर पे भाववाचक लिया, तो सब भाववाचक लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता प्रश्न क्यों नहीं पढ़ते पूरा, कि संज्ञा से प्रश्न है तो ये पूछ रहा है कि मातृत्व, अरे मातृत्व भाववाचक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो प्रश्न कह रहा है कि मातृत्व शब्द किस जात मतलब किस संज्ञा से बना है। तो किस संज्ञा से बना है? तो जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक आपको यहाँ से पता चलेगा, मातृ कौन है? जातिवाचक है। तो ये ऐसे चलता है, और ये पॉइंट जो होते हैं मतलब इतने सरल होते हैं कि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, बस आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई है, तो आप चाहो तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हो कि बने सभी शब्द भाववाचक हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कार से बना है स्वर्णकार, ग्रंथकार, नाटककार, सलाहकार, ठीक है, ये आ गई। तो ये जो कार जो अर्थ यहाँ प्रकट कर रहा है, करने वाला का अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से जैसे घर आ गया, और मैंने आपको एक बात पहले कह दी कि जो अर्थ प्रकट करेगा वो एक हम उसे प्राय कह सकते हैं, उसमें अपवाद हो सकता है। मतलब मान लो कि हमको एक ही जैसे मिल रहे हैं और फिर अचानक से कोई दूसरी तरफ जाते हुए मिल जाए, तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि प्रत्येक के अंदर अर्थ है। तो वो एक अलग बात है कि आपको एक जैसे मिल जाए, है ना। अब जैसे दिया हुआ है घर से कारीगर, तो बना है कार में जोड़कर कारीगर शब्द बना है सौदागर, ठीक है, इस तरह से। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो देखो कारीगर में तो ई आ गया, तो ये कैसे बना है? ये कार शब्द में ई प्रत्यय लगा है पहले और फिर उसके बाद गर लगा है। चाहो तो लिख सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो कार मतलब करने वाला, फिर ई लगा के उसको वाला वाली का सेंस देता है यहाँ पर, और फिर गर, तो काम को करने वाला, तो ये आ जाता है सेंस, ठीक है। जैसे गार शब्द दिया, मददगार, यादगार, गुनाहगार। ता दिया है तो जैसे गुरुता, मधुरता, लघुता, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। जैसे ई प्रत्यय दिया है, जैसे खून से खूनी, आसमान से आसमानी, देहात से देहाती, ठीक है, ईरान से ईरानी, ये दिया है। वाला से जैसे दूध में दूध वाला, पान से पान वाला, अखबार से अखबार वाला आ जाएंगे, ये जस के तस प्रयोग हो रहे हैं। वाह लगा है तो जैसे पांच में वाह, पांचवा, सातवां, आठवां, दसवां जो आता है, ये हिस्से को दिखाने के लिए ये आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक पॉइंट जो मुझे अभी यहाँ समझ में आया, याद आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अक्सर हमारे छात्र क्या सोच लेते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक पॉइंट, ये जो आपका ता होता है, ये अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं में लगकर ये उसका भाववाचक बना देता है, ठीक है। जैसे मान लो मनुष्य शब्द है तो उसमें ता लग गया, तो मनुष्यता भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ता लगने वाले हर शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है, पहली बात। और दूसरी कि हर शब्द में ता लगकर वो सही शब्द बनेगा, ये भी आवश्यक नहीं है। अभी मैं जब प्रश्न देख रही थी तो छात्र का डाउट था कि शब्द लिखा हुआ था, शुद्ध शब्द बताना है कि चरित्र था या चरित्रता, ठीक है। तो कह रहा था कि मैम चरित्रता, इसमें भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं हुई? तो चरित्रता कोई शब्द नहीं है, चरित्र शब्द होता है, और चरित्र अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा सेंस बनाना पड़ेगा कि शब्द का अर्थ क्या आ रहा है। अब आप कहेंगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि ये भाववाचक है कि ये जातिवाचक है? तो जब हम संज्ञा पढ़ेंगे ना, उस समय मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे पता चलता है किसी शब्द में कि यह जातिवाचक है कि भाववाचक है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है शब्दों का। तो चलो ये पॉइंट आ गया कि हर हर किसी में ता लगेगा भी नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है, अच्छा ये बताओ अभी तक प्रत्यय लगाने में कोई समस्या नहीं है, जितने दिए हैं आराम से। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से आता है कि मूल शब्द के अंत में परिवर्तन। अब जो हमारा मूल शब्द आएगा उसके अंत में परिवर्तन होगा कुछ शब्दों के साथ, तो क्या होता है? पहला पॉइंट समझना, कह रहा है कि सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। और इसमें कौन से प्रत्यय हैं? जैसे कुछ प्रत्यय दिए हैं, जैसे आक, आकू, आलू, आ, आई, आऊ, आना, आवना, आवत, आहट, आवट, यल, इन, य, ई, उ आदि। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम देखेंगे, तो प्रैक्टिकल का मतलब इनका अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, शब्द बना है हमारा तैरा, तैर शब्द में आंख जोड़ा तो शब्द क्या बना हमारा? तैराक। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। जब आप किताबों को देखेंगे तो बहुत सारी किताबों ने इस पॉइंट को संधि में रख के रखा हुआ है कि इसमें संधि हो रही है। मतलब क्या कहते हैं कि इसमें संधि हो रही है, अ जुड़ रहा है और वहां पे आ जुड़ रहा है, ऐसे संधि हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, एक दो उदाहरण देके और संधि बना देने से कोई संधि नहीं बन जाएगी, क्योंकि अगर आप ये पढ़ोगे तो अगला शब्द फिर आपको क्रॉस कर देगा यहाँ पर, ठीक है। बात को दिखाई दिया कि नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया, चलो दिखाते हैं।
मान लो जो लोग कहते हैं कि हिंदी की किताबों में ऐसे दे रखा है, जहाँ भी प्रत्यय लगानी, जहाँ सिखाना चाहिए कि ये प्रत्यय है, वहां पे कहते हैं ये हिंदी की संधि है, हिंदी में कोई संधि नहीं होती। अब जैसे पहला शब्द हो गया कि तैर का अ और आ का आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, और ये शब्द बन गया तैरा। चलो यहाँ तो हमने मान लिया, तुक्का लग गया। यहाँ पे भारत का अ और ई का ई, तो अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है ना, गुण संधि आती है। तो ये भारतीय कैसे हो गया, भारतीय होना चाहिए था ना, तो यानी टाइटल फिश। अब ये पूछो किताबों से जाके, तो इसमें फिर कोई और दूसरा नियम लगा के रख देंगे वहां पे कि अपवाद है, या एक अच्छा तरीका है ये कह देना कि अपवाद है। तो अपवाद कुछ नहीं है, ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय कैसे लगेगा, अब समझो। देखो प्रत्यय क्या करता है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं कि जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण हटाकर जुड़ते हैं। इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ये र व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, अ। तो हम इस अ को हटाएंगे यहाँ से और इसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे, आक जोड़ेंगे। ये आ इस र को पूरा करेगा, तो ये र पूरा हो गया और क इसके साथ जुड़ ही गया है, और टुकड़ा क्या बचा, तय। तो ये इसके साथ जोड़ देंगे, तो शब्द क्या बन गया, तैराक। अब उसी तरह से इसमें हुआ है, अंतिम वर्ण क्या है, ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, अ। तो हम इस अ को हटाकर यहाँ क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे। तो जब ई जोड़ेंगे तो ये ई इस त को पूरा करेगा ना, तो जब इस त को पूरा करेगा तो इस तरह से आ जाएगा, या इसके साथ जुड़ ही जाएगा पीछे टुकड़ा। अब टुकड़ा क्या बचा, भार बचा यहाँ पे हमारा, तो हमने यहाँ लिख दिया भार, और शब्द क्या बन गया हमारा, भारतीय। ठीक है, अब करो अभ्यास, जितने शब्द दिए हैं ध्यान से, आराम से इसका अभ्यास करो। अब देखो यहाँ पर शब्द है घबरा। अब हमको देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लो तैर में र के बाद अ का आ हो गया, ये दिख रहा है, लेकिन घबराहट में हमें इसके घबरा के बाद आ दिख रहा है, क्योंकि आहट में ही है। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये र और इसका स्वर क्या है, अ। जब हम आ को हटाकर आहट जोड़ेंगे तो र के वर्ण पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, ये वाला आ पूरा कर देगा इसको। तो ये वाला पूरा कर दिया, तो ये आ गया, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ जुड़ गया, और यहाँ पे घब जो है इसको रख देंगे यहाँ पर। तो शब्द क्या बन गया हमारा, घबराहट। उतारो जल्दी से, करो अभ्यास फटाफट से, अब दिमाग लगा के अब यही करना है आपको। अब इसी तरह से देखो, एक बार और देख लो थोड़ा, तब लिखना। जैसे तरी प्लस आवट दिया है, तो देखो यहाँ पे ये र है और इसका स्वर क्या है, बड़ी। अब इस बड़ी ई को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे, आवट जोड़ रहे हैं। तो देखो अब आ इस र को पूरा करेगा, तो इसने र को पूरा कर दिया, ये टुकड़ा यहाँ पे जोड़ देंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या बचा, त बच गया, तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, तरावट। ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लो कि ये तो हमने देखा ही देखा कि इस तरह से बनता आ जा रहा है। तैर शब्द का मतलब तैरना, क्रिया से बना है। तैराक किसे कहते हैं, तैरने वाले को। तो तैर शब्द का अर्थ निहित है, भारत देश का नाम है, और भारतीय किसको कहते हैं, इस देशवासी को। तो इसका नाम है इस पे। घबराना एक तरह से क्रिया हो गई, और घबराहट में घबराने की क्रिया होना, इसका भाव निहित है इसमें। तरी का मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है, नमी युक्त, तरी का मतलब। और तरावट का मतलब हो गया जहां पे हम छिड़काव करते हैं तो उसी को कहते हैं, यानी नमी देना, किसी स्थान को तरावट करना। तो भाव आ गया शब्द का, तो शब्द भी आपका इसमें निहित रहेगा। ऐसे ही नमक में ईन जोड़ा तो नमकीन बना। उतार लो, करो इसको जल्दी से फटाफट। अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, शब्द लिखो, करके देखो, अभ्यास करो, और जिनका ये हो जाए तो बाकी जो लिस्ट बनी हुई है आगे उनका अभ्यास करो, फिर जितने भी दिए हैं सब में करके देखो फटाफट। ऑनलाइन वाले छात्र भी फटाफट से सारा करो ना कॉपी पे, यहीं का यहीं चेक करूंगी मैं अभी। ये देखो, ये इसलिए मुझे पता है आप हंसने लगे। मैं कह रही हूँ ये हो जाए तो आगे अभ्यास करो, रफ कॉपी पे मैं चेक करूंगी भी, करके देखो, दिमाग लगाओ अपना, मेरे दिमाग से न चलो। यहीं का यहीं अभ्यास कर लो, संधि में घर के लिए रहती हूँ, यहाँ पे आपको यहीं करना है इसलिए। जितने भी आगे प्रश्न दिए हुए हैं ना, सबके 1 से 2 शब्द फटाफट से बना दो, ऐसे ही अंतिम हटाओ लगा के जल्दी से फटाफट, जो हाथ में सुनने वाला भी होता है। देख
होने का शब्द का अर्थ आ रहा है कि नहीं है, इससे दिखेगा किसी भी शब्द में प्रत्यय। जैसे झाड़ू शब्द बनाया, मान लो परीक्षा में आ जाए झाड़ू में कौन सा उपसर्ग है, वो सॉरी प्रत्यय है, तो झाड़ू में ऊ हो जाएगा। मूल शब्द क्या है इसमें, झाड़, झाड़ना, किसी चीज को झाड़ना और उसमें ऊ लगा दिया तो झाड़ने वाला, झाड़ू क्या है, उसी चीज को झाड़ने के लिए ही तो है ना। तो आपको जो प्रत्यय देखना है, निकालना है, वो उसके अर्थ के साथ, यानी मूल शब्द उसमें आपका निकलना चाहिए। मतलब जैसे एक में आंख है और एक में आंखू है, हाँ तो शब्द बन तो रहा है उड़ाक और उड़ाकू। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो कि भाई तुम तो बहुत ही उड़ाकू हो, और जब उसके पीठ पीछे अरे वो तो बहुत ही उड़ाक बनता फिरता है, हम ऐसे प्रयोग करते हैं ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों का, तो ऐसे बनते हैं। तो अब जैसे मान लो तुम तो बहुत पढ़ाकू हो, वो तो बड़ा पढ़ाक बनता फिरता है, ऐसे कहते हैं ना, शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, अपेक्षित वाला आ गया ना कौन सा इसमें ना, तो बताओ अपेक्षा और इसमें इत आ गया ना, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आ हट के लग गया ई, देखो शब्द है अपेक्षा और इसमें प्रत्यय क्या है, इत, तो क्या किया है, अंतिम वर्ण हटाना है इसका, इसको ऐसा कैसे ही रहने देते हैं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। आ को हटाकर इत जोड़ देंगे तो ये इसमें इत जुड़ जाएगा, ठीक है। और अपेक्षा ये अपे हो गया, तो शब्द क्या बन गया, अपेक्षित, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो उसी तरह से दिया है शब्द, ऐसे ही उपेक्षा, तो ऐसे ही उपेक्षा शब्द दिया हुआ है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो इत वाली लाइन में जितने भी शब्द आपके दिए हैं सब वर्तनी शुद्धिकरण में आते हैं, तो हाँ कुछ नहीं आएगा पेपर में प्रश्न, कुछ नहीं, पहचानना भी लगाना सीखो। ये जो तुम लोगों के दिमाग में ये जो पहले घुसा रहता है ना कि परीक्षा में कैसे आएगा, इसके चलते तुम नहीं सीख पाते, विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये पूछ सकता है अपेक्षित में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो ये ऐसे पहचानना है आपको। दूसरा, अपेक्षित में मूल शब्द क्या है, अपेक्षा, ठीक है, तो ये अभी आप पहला स्टेप सीख रहे हो। अब जो इत में आगे दिया है जैसे अंकुरित है, अपेक्षित है, खंडित है, ठीक है, फिर उपेक्षित है, ये शब्द जो दिए हुए हैं आपके, ये आपके वर्तनी शुद्धिकरण में आते हैं। जैसे आरोपित शब्द आ गया, तो आरोपित आपको लिखना है, आरोप लिखना आ रहा है लेकिन बहुत सारे छात्रों को, जैसे मान लो आरोप लिखना तो आपको आ रहा है और आरोपित दे दिया, तो आरोप लिखो और फिर उसके बाद इत लगाना आपको आता है तो आपने लिख दिया कि आरोपित, ऐसे बन जाएगा। तो ये स्टेप आपको सीखना है, ठीक है, ये पहला स्टेप, ये आ गया समझ में, कोई बात नहीं। मैं, हाँ जी, किसमें से, ऊपर वाले, देखो नीचे वाले ऐसे करने हैं, तुमको घर जाके करना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इस शब्द को ऐसे उठा के रखना को, ठीक है, और ये जो यहाँ पे प्रत्यय लिखा हुआ है इसको आगे प्रत्यय लगा लेना। अब इसको उसी प्रोसेस से करना तो ये वाला शब्द बनेगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो ऐसे सबका अभ्यास कर लेना। बात समझ में आ गई। चलो अब एक चीज और इसमें नोट कर लो, मान लो कि ये तो हमारे कुछ वैसे शब्द हैं जो संज्ञा विशेषण और सर्वनाम के साथ आ रहे हैं, कुछ हमारे प्रत्यय ऐसे हुए हैं जो केवल क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं, तो उसमें आप वर्तनी लिखने में अशुद्धि करते हैं, तो उसके लिए लिख लो। ये मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया है स्पेस, एक बार देखना लास्ट में, प्रत्यय के लास्ट में आपको खाली स्थान दिया है क्या, अंत में है ना, हाँ लास्ट में है, इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे ही नोट करना है इसको। इसमें लिख लो धातु में लगने वाले क्रिया प्रत्यय, हाँ धातु में लगने वाले, और जो आज यहाँ पे अब बता रही हूँ इसके बाद अगर किसी के लेखन में मैंने गलती देख ली तो बहुत मारूंगी, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसा पॉइंट मैंने निकाला है जो आपके क्रिया से संबंधित जो समस्या है ना, जो आपको दिक्कत होती है वो उसको खत्म कर देगा अगर ये पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया तो। यहाँ पे आपके तीन प्रत्यय हैं, एक प्रत्यय है आपका उंगा, ठीक है, दूसरा प्रत्यय है आपका उंगी और तीसरा प्रत्यय है उंगे, ठीक है।
सॉरी होंगे नहीं, एंगे। इनसे पहले जो भी लगेगा वो लगेगी आपकी धातु। क्या लगेगी यहाँ पे? धातु। अब देख लो कैसे शब्द बनेगा। चलो एक धातु लेते हैं। चल, ठीक है। अब यहाँ से जब शब्द बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान दो पहले, बाद में पेन चलाना। अंतिम वर्ड क्या है इसका? ला नहीं है बालक, अ है। अ को हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? उंगा। ये ऊ ल को पूरा करेगा। बड़ा ऊ है तो शब्द क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। गा। शब्द क्या बन गया? चलूंगा। तो जब लिखोगे चलूंगा, क्रिया में कहीं पर भी आएगा, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि छोटा ऊ आएगा कि बड़ा ऊ। आपको पता है प्रत्यय क्या आएगा? बड़ा ऊ है और चंद्र बिंदु है ऊपर। तो जब आप गूगल बाबा के पास जाओगे वो बिंदी लगाएगा, लेकिन आपको लेखन में क्या लगानी है? चंद्र बिंदु। तो अब यहीं पे अगर मैं चल की जगह पढ़ लिख दूं, बनाओ सब, अब लिखो जल्दी से। वहीं पे अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सो, बनाओ जल्दी से फटाफट। वहीं मैं लिख दूं कहे, वहीं पे खा, पी, जा, आ, गा, रो, सो, जितनी भी धातु हैं सभी लगा लो। और तीनों क्रियाएं बनाओ। ये तो हो गया आपका चलूंगा पुल्लिंग, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग चलूंगी, तो क्या बन जाएगा ये? चलूंगी। और यहीं पे ये आ जाएगा तो ये बहुवचन पुल्लिंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चलेंगे। और ल के ऊपर एक ही मात्रा जाएगी तो फिर क्या लगेगी? बिंदी लग जाएगी, ठीक है। तो चलेंगे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सारे शब्दों को याद रखना। हाँ, कौन सा खाओ? हाँ तो खाऊंगा, उसमें ऐसे लग जाएगा। हाँ, उसमें सीधे का सीधा लग जाएगा, ये ध्यान रखना। देखो ये ध्यान रखना, दो शब्द का जैसे रहेगा, मान लो ऐसे आ जाए जहाँ पे आपका एक अक्षर वाला रहेगा ना उसमें ये ज्यों का त्यों लगेगा, जैसे खा, पी, ठीक है, या, ये आ जाएगा उन सब में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे दो ऐसे दो अक्षर वाला रहेगा तो उसमें आ हटा के लगेगा, और जो एक अक्षर वाली क्रिया आएगी जितनी भी, उसमें ऐसा का ऐसा ही लगेगा, समझ गए? तो इसलिए खा के साथ भी लिख दो। यहाँ पे जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा? खाऊंगा, ऐसे। तो ये चाहे लिख सकते हो कि एक अक्षर वाली क्रिया के साथ ज्यों का त्यों, और दो अक्षर वाली क्रिया के साथ अंतिम वर्ण हटाकर। ये आपकी वर्तनी के लिए लगाया है चंद्र बिंदु वाले पॉइंट, और एक बड़ा ऊ आएगा कि छोटा ऊ आएगा, ये वाली चीज को लेके छात्र क्रियाओं में बहुत दिक्कत रहते हैं। दीपम ये तुम्हारे लेखन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, होते हैं ना, हमेशा छोटा वाला लगा देते हो, आपके बाद ध्यान रखना बड़ा लगेगा, ठीक है। और जब ये बहुवचन आएगा ना, तो जब ये बहुवचन जुड़ेगा तो ये ऐसे जुड़ेगा इस बिंदी के साथ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जब मान लो खा के साथ जोड़ेंगे हम तो खाएंगे, ऐसे आएगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ आपको एक बात पता चलती है, ये अलग से लिखवाया है कि ये जो आपके तीनों प्रत्यय हैं, ये धातु के हिसाब से, धातु को देखते हुए दोनों ही गुण अपने अंदर अपना लेती हैं, ज्यों के त्यों लगने वाला और अंतिम वर्ण को हटाकर लगने वाला, तो दोनों पॉइंट इसमें आ गए। तो ये क्रिया के लिए है, इसीलिए मैंने अलग लिखवाया है ये, क्योंकि बाकी औरों के साथ नहीं होता। ये आपको हमेशा याद रखना, और इससे तमाम जितनी भी क्रियाएं आपकी बनेंगी उन सब में आपकी जो वर्तनी है वो शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसलिए थोड़ा अलग रखा है इसको, कि इसको लेके कई बार अगर मैं इसे लिख देती तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया ये आपको सारा? चलो अब आगे, ये जो पॉइंट हमने लिखा है अभी जो बनाया है, इसके आगे एक पॉइंट है जो हमें समझना है। का पॉइंट कह रहा है कि प्राय न, ण और य, इस अंत से, यानी इनसे अगर कोई क्रिया, कोई भी शब्द आपका अंत होता है, तो उसका जो प्रत्यय होता है उसमें कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो इन तीनों को हटाकर तब स्वयं जुड़ते हैं, यानी ये पूरा का पूरा हटा देते हैं। और उसके बाद जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है,
जैसे शासन शब्द है, क्योंकि अब मान लो शासन शब्द में अब इत लगा है तो शासित शब्द बन गया। आपके दिमाग में यही उठेगा कि जब इत प्रत्यय ऐसे ही जुड़ रहा था, जैसे कि अभी हमने इससे पहले लगाया, तो शासन का शासनित क्यों नहीं हुआ, शासित क्यों हो गया? तो ये पॉइंट समझने के लिए आपको पॉइंट समझना है कि न, ण और य के साथ कुछ प्रत्यय ऐसा इसमें लगते हैं इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे शासन शब्द आया तो ये वाला न हट जाएगा पूरा। अब ये जो शास है, इस शास का अ हटकर इसका ई इसको पूरा करेगा और ये जुड़ेगा इसके साथ, तो ये शासित बन गया। ठीक है, इसी तरह से निश्चय में य हटाकर और च का अ हटकर यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया, च के साथ ई की मात्रा चढ़कर ये निश्चित बन जाएगा, ये शब्द बना है। तो यहाँ से जो आपको प्रश्न मिलेगा वो ये मिल सकता है कि निश्चित शब्द का मूल शब्द बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मिसिंग हो रहा है वो मूल शब्द मिसिंग हो रहा है। तो निश्चित में मूल शब्द क्या है, निश्चय, और शासित में मूल शब्द क्या है, शासन। ठीक है, इसी तरह से सूचित में सूचना, और शोषण में यानी शोषित में शोषण। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? तो जिनको ये पॉइंट समझ में आ गया वो लिख लो, जिनको नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं इसलिए कि छोड़ दो, जिनको नहीं समझ में आया है जब आप दोबारा पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आरओ वाले छात्रों के लिए है, तो एसआई वाले या कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए ये पॉइंट नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा वो उसको छोड़ दें। तो ये आरओ वाले छात्रों का जब विशेषण और विशेष्य वाला पॉइंट बनता है तो उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत करता है वहां पर, तो उन छात्रों के लिए है, बाकी छोड़ दें अगर नहीं समझ में आया है। तुम्हें करना है, तुम्हें करना है ना, ये वही पॉइंट है। अब इसमें बहुत सारे वो शब्द मिलेंगे जो तुम्हें अपने लेखन में आगे मिलेंगे, तो ये इनका अभ्यास करना रफ कॉपी पे पूरा। आगे जैसे शब्द दिया कथन में कथित, ठीक है, इसी तरह से विभाजन से विभाजित शब्द बना है, संचय से संचित शब्द बना है, निर्माण से निर्मित शब्द बना है। अब ऐसे आ गया निर्मित में कौन सा प्रत्यय है, मूल शब्द कौन सा है, तो निर्मित में आ गया निर्माण, इसका मूल शब्द है, इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसमें। ठीक है, इसी तरह से जागरण शब्द है तो जागरण से जागृत बना है शब्द। तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे शब्द बने हैं। इसलिए आरओ वाले एक पॉइंट और ध्यान दें, और फिर इसी में आगे जाके यही जो है इसका अपवाद भी बन जाता है भी कुछ शब्दों के साथ। तो जिन शब्दों के साथ अपवाद बना है उन शब्दों को भी ध्यान से यहाँ पर देख लें। जैसे अनुमान में जस का तस लगेगा, जैसे पीछे लग रहा है, अपमान में जस का तस लगेगा, सम्मान में जस का तस लगेगा, चिन्ह में जस का तस, आश्चर्य में जस का तस, और घृणा में भी जस का तस लगेगा, बाकी उनमें वो हुआ है। तो ये जो अपवाद वाले शब्दाएं हैं ये आरओ वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण शब्द बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जिनको ये नहीं समझ में आया इसलिए छोड़ देना, क्योंकि ये पॉइंट आपकी परीक्षा का नहीं है, आरओ वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण के साथ साथ प्रथम स्वर में परिवर्तन। अभी हमने यहाँ पे दो तरीके सीखे हैं। पहला तरीका है कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों जुड़ जाना। दूसरा है अंतिम वर्ण को हटाता है और स्वयं जुड़ जाता है। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है कि अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं तो जुड़ेगा ही, लेकिन मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करेगा। अब ये परिवर्तन करता है दो प्रकार का, एक लघु परिवर्तन और एक दीर्घ परिवर्तन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दीर्घ परिवर्तन, उसके बाद हम देखेंगे लघु परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दीर्घ परिवर्तन में क्या कह रहा है ये। तो दीर्घ परिवर्तन में कह रहा है कि कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं। देखो मेरे साथ जो, जब मैं परिभाषा को बोल रही होती हूँ उस समय अगर आप पढ़ोगे तो आपको ना तो अपना समझ में आएगा और ना मेरा समझ में आएगा। तो जब मैं पढ़ के बता रही होती हूँ उस समय सुनने पे ध्यान दिया करो। अगर तुम अपना पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये काम तो घर पे भी कर सकते हो, मेरे पास यहाँ आने की जरूरत क्या है ना। तो इस समय ब्लॉक मत करो दिमाग को, अपने भी पढ़ते हुए दिमाग कहेगा तेरी सुनूं कि मैम की सुनूं, ठीक है, तो किसी की नहीं सुन पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। कह रहा है कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम वर्ण को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। और ये चार प्रत्यय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, और असल में आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होते हैं और वर्तनी शुद्धिकरण भी आपकी यहीं से जाता है, जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये चार प्रत्यय, अब आप कहेंगे कि मैम इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा और भी प्रत्यय हैं, बहुत होते हैं, पर ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण है, तो हम इन्हीं पे फोकस करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आएगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वाला परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ जो आपने यहाँ ऊपर दिया है ये अभी आपको समझ नहीं आया, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक परिवर्तन आपको दिखाती हूँ करके, फिर उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। तो ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो
हम इक प्रत्यय को लेकर यहाँ पर देखेंगे उदाहरण। तो जैसे मान लो शब्द दिया है हमारा समाज, तो ये क्या करेगा, समाज शब्द में जब हम इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इसका अंतिम वर्ण जो है ये इसको हटाता है, यानी अंतिम वर्ण क्या है, अ। तो ये अ को हटाकर इक जुड़ेगा, लेकिन ये इस शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करेगा और दीर्घ परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि इसमें ये तो पहले तो व्यंजन आ गया है, दूसरे नंबर पर स्वर आया है, तो यही पहला स्वर है इस शब्द का। तो ये इसी में क्या करेगा, दीर्घ परिवर्तन कर देगा, ये अ को क्या कर देगा, आ कर देगा। तो यह शब्द जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सामाजिक बन जाएगा। इस तरह से समाज शब्द में इक जोड़ने पर शब्द हमारा बन के आएगा सामाजिक। ठीक है, अब मान लो इसको हटाकर मैं यहाँ पर एक शब्द लेती हूँ विज्ञान। जब इस विज्ञान शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह शब्द बन के आएगा वैज्ञानिक। अब आपके दिमाग में ना घंटी बजेगी, मैम आपने कहा कि दीर्घ परिवर्तन करता है, वहां पर तो हमें समझ में आ गया कि अ का इसने आ कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो छोटी ई की मात्रा थी तो दीर्घ होना चाहिए था, ये आय कैसे बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये पॉइंट समझना है कि जो ये परिवर्तन कर रहा है तो किस पॉइंट में परिवर्तन करेगा और किसका। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको इस सूत्र के नीचे लिखना होगा। ठीक है, तो पहले आप उसको समझ लो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को वर्णमाला याद है, स्वर याद है? देखो ऐसे कहते ऐसे भूल गए क्या? हाँ, स्माइल तो ऐसे कह रही थी हम मैम गया उड़ गया है। तो स्वर याद है ना, और मैंने आपको बताया था कि स्वर को लिखने का तरीका भी आपको बताया था कि ऐसे अपने दिमाग में बैठाना। तो देखो उसी तरीके से हम लिखते हैं। कैसे था तरीका कि अ और आ इनको साथ में लिखना है, ई उ। सुधरेगी नहीं आदत, ये क्या है, री। जब ये ई उ है तो वो ऋषि आए, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा इनको इनके साथ रखना, याद है ना, संयुक्त स्वर है ये इसके साथ होंगे। तो अब यहाँ ये समझ लो कि आप ना इन स्वरों को एक फैमिली में बांट रहे हो। ये ना जब अभी तक तो ये क्या थे, ये एक थे, ठीक है, सारे के सारे भाई जो हैं वो साझी थे, लेकिन अब इनमें हो गई लड़ाई और ये हो गए अलग, और इन्होंने 4 घर बना लिए अपने। तो 4 घर कैसे, ये दोनों भाई तो एक जगह हो गए, ये चारों भाई एक जगह हो गए, ये चारों एक जगह, और ये अलग ही हो गया, क्योंकि कभी इसका कोई नाम शुद्ध से लेता ही नहीं है। इसको गुस्सा आ गया, चलो हटाओ तुम सब, कभी मुझे अड़ी कहते ही नहीं हो, ऋषि ऋषि बोलते रहते हो, तो सबसे अलग हो गया वो। ठीक है, अब इनका परिवर्तन होगा इसी तरीके से। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपका मूल शब्द का प्रथम स्वर। प्रथम स्वर क्या है, अगर इनमें से कोई है तो इसका परिवर्तन होगा। तो इसका परिवर्तन जो होगा वो किसमें होगा, यहाँ देख, अ या आ में से अगर आपको प्रथम वर्ण इन दोनों में से कोई सा दिखाई देता है तो दीर्घ परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, दीर्घ परिवर्तन, दीर्घ। ठीक है, तो इससे पता रहेगा कि इनमें से दीर्घ परिवर्तन होगा तो दोनों में से दोनों का क्या बनेगा, आ बनेगा। अब इन चारों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इन चारों में से बड़ा भाई सुनिश्चित करना हो तो आप किसको करेंगे, सबसे वृद्धि वाले को। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि है, तो जब इन चारों में से कोई सा भी होगा तो परिवर्तन इसमें होगा, और ऐसे ही इन चारों में से तो ये हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आ जाएगा, ये हो गया। अब ये जो री है इसमें जो परिवर्तन होगा वो होगा इसका आर में। ठीक है, ये स्वयं को किसमें बदलेगा, आर में। दीर्घ परिवर्तन है तो आ के साथ, लघु परिवर्तन होगा तो अ के साथ। ठीक है, तो दीर्घ है तो दीर्घ आ गया यहाँ पर। तो ये परिवर्तन आपका होगा यहाँ पर, और इसी परिवर्तन से ये आपका चार्ट बनता है। बस आपको प्रत्यय के लिए ये वाला चार्ट अपने दिमाग में याद रखना है, इसको लिख लो। लिखने नहीं देती है, ये जितने आधारित आपका ये पॉइंट आपके दिमाग में है तो सब कुछ आपको पता है। अब देखो सारे पॉइंटों को यहाँ पर देखना आपको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि यहीं पे रहेगा तो आपको समझने में आ। बस हो गया, कट हो जाओ, हैंग नहीं हो रहा, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो टाइम लेता है, फाइल जो है ना बहुत हैवी बनती है ये,
अगर इसे मैं बाहर निकालूँ ना बड़ी स्क्रीन पे, इसी चीज़ को अगर मैं छोटे पे बनाती हूँ तो छोटी बनती है, बड़ी स्क्रीन पे है तो हैवी फाइल होती है, इसलिए टाइम लेता है। देखो, जो मैंने सबसे पहला शब्द लिया आपको सामाजिक, शब्द था हमारा समाज। अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ना एक बार इसको जो अच्छे से करने के लिए ना वर्ण विच्छेद करते हुए इसको ध्यान देना यहाँ पर पवन। जैसे स, इसका स्वर क्या है अ, फिर म, इसका स्वर क्या है अ, फिर ज, इसका स्वर ना है इसका अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण को हटाकर क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा। और प्रथम स्वर में, प्रथम स्वर क्या है अ, तो ये क्या होगा, दीर्घ परिवर्तन। तो यहाँ पे अ आया है तो परिवर्तन किस में होगा, आ में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जो परिवर्तन होना था हो गया। अब जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम उतार दीजिए इसको, ये आ जाएगा यहाँ पर आ करेगा, ये आ इस माँ को पूरा करेगा और ये आ सा को पूरा कर, ठीक है, बन गया है शब्द। मिटा देती हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उतारने की जरूरत नहीं, उतार लो जिसको उतारना है जल्दी से फटाफट। अच्छा समझ में आ गया तो खुद ही हो जाना चाहिए, चलो उतारो उसको। मैंने दूसरा शब्द लिया विज्ञान। हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। पहले आ गया हमारा, ऐसे ही ले लूं या इसे भी तोड़ना है ज और अया में, ये तो आपको पता चल गया ना, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं यू, ठीक है। अंतिम वर्ण हमारा आ गया न और इसका स्वर हो गया अ। तो अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे, अंतिम वर्ण को हम हटा कर क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे। ई है तो परिवर्तन किस में होगा, अय में होगा, तो यहाँ पे हमारा अय आ जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ भी टुकड़ा बचा हुआ है उसको जस का तस उतार दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये इसको पूरा इन्ना को पूरा करेगा और शब्द क्या बन गया, वैज्ञानिक, ठीक है। उतार लीजिए इसको नोटबुक में जहाँ पे दिया हुआ है, शब्द दिए हैं, करो अभ्यास वहां पे, ऐसे ही करना है, ऐसे जैसे किया है ना। जितना मैंने उदाहरण दिया है इतने उदाहरण को कम से कम ऐसे कर लो, इतना कर लोगे हो जाएगा। क्या ई पहले कैसे, पहला वह स्वर है कि व्यंजन है, शब्दों का मतलब प्रथम स्वर में परिवर्तन करेगा, व्यंजन में नहीं। जी हाँ, और ये प्रथम स्वर आपको पहले दूसरे तीसरे कहीं पे भी मिल सकता है। जैसे तुम्हारे लिए रफ कॉपी निकालो, अगला शब्द लिखो व्यवहार प्लस इक, जल्दी फटाफट। एक शब्द व्यवहार प्लस इक, दूसरा शब्द अध्यात्म प्लस इक। पहला व्यवहार में कौन से नंबर पे मिलेगा पहला स्वर, कितना नंबर, कितना, तीसरे नंबर पे। और अध्यात्म दूसरे पे, पहले पे, अध्यात्म में पहले पे, तो परिवर्तन कहाँ होना है, पहले स्वर में, ठीक है। तो इस तरह से दिया, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ शब्द दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है। समाज शब्द हो गया, देखो विधान शब्द में क्या होगा। अब देखो आपने, मैंने आपसे कहा है ना कम से कम इतने सारे शब्दों को तो एक बार आप कर लीजिए, इतने सारों का अभ्यास कर लेंगे तो फिर जानते हो कैसे शब्दों में लगा दोगे आप एक। जैसे शब्द लिखा हुआ है विधान, तो आपको पता चल गया कि विधान है, तो शब्द आप कैसे बनाओगे, शब्द है आपका विधान, इसमें आपको क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, ई हटाओगे, क्योंकि पहला स्वर तो यही है ना, परिवर्तन क्या आएगा, ई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और अ हटाकर ई जोड़ दोगे, बन गया वैधानिक, ठीक है। ऐसे ही शब्द लिखोगे आप, मान लो जैसे अध्यात्म लिखा हुआ है, अब आपको अध्यात्म में जोड़ना है इक प्रत्यय। तो मैंने आपसे कहा छोटे शब्दों से चलते हुए आप आराम से कर लोगे इनको, तो कैसे आप इसे शुद्ध करोगे, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय जोड़ना है, अंतिम वर्ण क्या है, अ है ना यहाँ पर, तो जब अ हटाकर ई जुड़ेगा तो त को भी सहारा देगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक इधर जुड़ गया और प्रथम स्वर में कर देगा परिवर्तन, अ आया है क्या हो जाएगा अ, शब्द क्या बन गया, आध्यात्मिक। और यही आपको दिख जाएगा कि हमारा शुद्ध शब्द कौन सा है। जैसे मान लो शब्द दिया है आपका भूगोल, अब भूगोल शब्द में आपको क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे इसको, आपको पता है कि जो हमारा शब्द है इसमें अ है, अ को हटाकर इक जोड़ेंगे तो इक हो गया,
और पहला जो स्वर है उसमें परिवर्तन होगा। पहला स्वर क्या है? ऊ, और ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। शब्द बन गया भौगोलिक। इसी तरह से, और अगर किसी ने पूछा कि इनका उल्टा करने के लिए कि इक बाहर निकालो, मूल शब्द क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे कि इसका इक बाहर निकाल दें हम। तो यहाँ पे जो शब्द बन रहा है, जब इक बाहर निकाला है तो ये जो औ है आपका, ये 4 वर्ण है, उ, उ, ओ, औ। अब आपको पता चल गया, इतना टुकड़ा आपके सामने है, भूगोल है, तो सही शब्द क्या होता है? भूगोल होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है इसमें, वापस से मूल शब्द भी पता चल जाएगा। इसी तरह से मान लो विधान शब्द दिया हुआ है छोटी बड़ी ई, इस शब्द में कौन सा शब्द जुड़ के संभावना है? विधान, ये आ जाएगा। आपको पता है बड़ी नहीं लगेगी, ऐसे मूल शब्द निकल आएगा आपका। इसी तरह से आपके सारे शब्द बनेंगे। अब देखो इसमें कितने सारे शब्द हैं, पर आपकी वर्तनी में लिखने आता है प्रमाणिक शब्द सही होगा कि प्रामाणिक शब्द सही होगा, व्यावहारिक शब्द सही होगा कि व्यावहारिक सही होगा, सामाजिक सही होगा कि सामाजिक सही होगा। ये आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में आती रहती है। अब बच्चे रटते रहते हैं, ये प्रामाणिक, ये प्रामाणिक, ये व्यावहारिक, ये व्यावहारिक, ये सामाजिक, ऐसे आपको जरूरत ही नहीं है रटने की। आपको पता चल गया, मूल शब्द पता है, आपको पता है कैसे आएगा। अंश कर लोगे इसको? किसी को लगेगी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिंदी है इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रथम स्वर क्या है? अ है। किसमें बदल जाएगा? आ में। बिंदी वहीं आ जाएगी और स के ऊपर इक चढ़ जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा? आंश। इच्छा शब्द दिया है, आ को हटाकर इक जुड़ना है, आ हटेगा यहाँ पर, ई यहाँ से चढ़ेगा, क आ जाएगा और ये ई किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा ऐच्छिक। इसी तरह से तो ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे दिए हुए हैं आपके जितने भी शब्द नीचे, जैसे हाँ जी, मूल शब्द जो आपको पहले शब्द दिया हुआ है ना, उसे मूल शब्द ना कहो, एक तरह से शब्द ही रहने दो जिससे वो बना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो यौगिक शब्द भी हो, ठीक है, तो वो यौगिक से भी बना होता है। आपको मेन शब्द देखना है वो आपको। जैसे पहला है परिवार है, तो परिवार में इक जोड़ रहे हो तो पारिवारिक बन रहा है। ऐसे सप्ताह में इक जोड़ रहे हो तो साप्ताहिक बन रहा है। अभी तक आपके सामने ये समस्या रहती होगी कि यार हिंदी के शब्दों का ही पता नहीं चलता है, कहीं पे सप्ताह लिखा होता है, कहीं पे साप्ताहिक हो जाता है, कहीं परिवार लिखा होता है, कहीं पारिवारिक हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो इसका अभ्यास करना है आपको। तो यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं इन शब्दों में अभ्यास करिए और कुछ पॉइंट देख लीजिए जिसमें आ जाता है। कुछ शब्दों में यह बदलाव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जितने शब्द दिए याद रख लेना इनको। क्रमिक, श्रमिक, धनिक, क्षणिक, पथिक, इन शब्दों में इक प्रत्यय पूछा जाता है कि इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो इक होता है। और इनमें अगर मूल शब्द पूछा जाए तो इसमें क्रम हो जाएगा, इसमें श्रम हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, पथ हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि मैम प्रथम स्वर में परिवर्तन तो नहीं हो रहा, तो वही पॉइंट दिया है कि इन्हें हम अपवाद के रूप में रख सकते हैं कि ये परिवर्तन नहीं करते अपने साथ, तो इसलिए यहाँ रख दिया है और ये परीक्षा का हिस्सा है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब आपके पास ये है कि इतना मैंने बता दिया है। आपके पास 3 प्रत्यय और हैं। ए प्रत्यय दिया है, य प्रत्यय दिया है, ठीक है, अ प्रत्यय दिया है। अगर इच्छा हो तो घर जाके अभ्यास करके आना, देखना कि कैसे होता है। बाकी हम इसके आगे कल चलेंगे। अगर ना हो इच्छा तो एक कदम भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आज जितना बढ़ाया है उन्हीं शब्दों का अभ्यास कर लेना एक बार बस।